नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की गोष्ठी में। आज की चर्चा का विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली और अवसर। हमारे मुख्य वक्ता श्री अभय प्रताप सिंह जी, जो कि युवा विचार मंच के संस्थापक भी हैं, आज अपने विचार रखेंगे कि कैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान का कारक बनती है। कैसे आज की शिक्षा युवाओं को आजीविका कमाने की योग्य बनाती है। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अभय जी के साथ। अभय जी, स्वागत है आपका। आज की जो है वो शिक्षा प्रणाली कैसी है, क्या है, बेसिकली क्या होता है शिक्षा जो है, आप देखोगे शिक्षा जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। शब्द भले ही बहुत छोटा पर दिखता हो, आपको लगता हो एजुकेशन है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च होती है और हर साल एक एवरेज होता है कि 150 रिसर्च एजुकेशन की होती है। चाहे आप JNU चले जाइए या DU चले जाइए, जामिया चले जाइए, तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उनके ऊपर एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च होती है। लेकिन हमारे लेवल पे क्या होता है, इतनी जरूरत नहीं होती इतने बड़े रिसर्च लेवल की। तो हम लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन पहले बहुत कम शब्दों में, एजुकेशन के बारे में 3 बातें आपको समझनी है अगर आप बेसिक बातें समझते हो। एजुकेशन क्या है, यानी एजुकेशन क्या है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। एजुकेशन जो हमारे लिए है वही दुनिया में पूरे सबके लिए है। दूसरी बात, एजुकेशन क्यों है, ठीक है, क्यों बनाई गई है, व्यवस्था में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है इसको। उसके बाद आती है एजुकेशन कैसी है। ये थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना एजुकेशन सिस्टम अलग होता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड या स्कॉटलैंड या अमेरिका से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो हम सारी की सारी बातों को समझेंगे, लेकिन आज कैसे के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग आज केवल ये बात करेंगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों है और कैसे ज्यादा इजीली एसेसेबल है, हम कैसे उपयोग कर सकते हैं इस पूरी की पूरी चीज का। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे कम शब्दों में कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का एक ही मतलब है, सिंपल वर्ड, वन वर्ड में कहा जाए तो एजुकेशन एक टूल है, एक अस्त्र है और बहुत ही पावरफुल टूल होता है। इतना ज्यादा पावरफुल टूल है कि आज पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में आप देखो एजुकेशन के ऊपर वो बड़ा स्पेशल फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर। आप इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो इंडिया जब आजाद हुआ था तो 1973 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है वो 3 तरह की पावर्स में की गई है। लाइक कुछ यूनियन लिस्ट होती है, यानी उसके ऊपर केवल संसद कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं इसके ऊपर केवल राज्य कानून बनाती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं संघीय कानून होते हैं, यानी समवर्ती सूची होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है उसके अंदर दोनों कानून बनाते हैं। सेंटर भी बनाता है, स्टेट भी बनाता है। तो 73 तक तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया था, ये स्टेट का इश्यू था पूरा पूरा। सेंटर में कोई मिनिस्टर नहीं होता था कि एजुकेशन का कोई मिनिस्टर बना करेगा, लेकिन उसके बाद ये समवर्ती सूची में डाला गया और ऐसा बताया गया कि हाँ भाई अब से स्टेट और सेंटर दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करेगी। अब आप लोग सोचोगे हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह रहे हैं, नहीं वो मिनिस्टर जरूर थे लेकिन वो कहते कोई नियम नहीं बनाते, केवल ऑब्जर्वेशन का काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद से 73 के बाद से अगर आप देखोगे तो उसके बाद से ये जो एजुकेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई। क्यों इंपॉर्टेंट बन गई, इसको आप समझो कि आप कितना इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। कि अगर आप विवेकानंद का एक कोटेशन याद करो कि उन्होंने अमेरिका में जब बाहर वो जो उनका हिस्टोरिक स्पीच थी उसके बाद उन्होंने इस स्पीच में बात बोली थी कि एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप समाज को जो चाहो वो दिशा दे सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन एक टूल है, आप कभी इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। एजुकेशन सिर्फ एक टूल है, इसे उपयोग करने वाले पे डिपेंड करता है कि टूल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पढ़ने लिखने वाला अब्दुल कलाम भी बन सकता है PhD करके, और पढ़ने लिखने वाला IAS का बगदादी भी बन सकता है पढ़ लिख करके। IAS का जो बगदादी था वो मतलब PhD स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर था, मतलब PhD की हुई थी उसने, इतना नॉलेजेबल पर्सन था। तो उसने अपनी एजुकेशन वाले जो टूल था उसको उपयोग गलत तरीके से कर लिया। तो एजुकेशन कम शब्दों में कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ा टूल है। BR अम्बेडकर इसके बारे में कहते हैं, BR अम्बेडकर का कोटेशन आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, बहुत फेमस कोटेशन है ये। तो हमारा जो एजुकेशन है, अब सवाल ये आता है शिक्षा क्यों, ठीक है, शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है। शिक्षा की देखिए जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि व्यक्ति का जो है समग्र विकास हो सके। समग्र विकास मतलब कंप्लीट आपका सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। किसी भी देश का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे के सारे जो आधारभूत स्तंभ होते हैं वो सारे के ऊपर सारे एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एजुकेशन से वो चीजें क्या करती है, कंट्री बनाई जाती है धीरे धीरे। इसीलिए आपकी एजुकेशन के अंदर क्या होते हैं, वो सारे पार्ट डाल दिए जाते हैं
जो कि आपकी कंट्री के लिए, आपके कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, जिसकी आपको इकोनॉमिकल जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी आपको सोशल जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए आपको दिखता होगा कि आपको सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? क्या मतलब फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, भारत आजाद हुआ, तो ये क्यों आपको बताया जा रहा है? इससे कौन सी आपको जॉब मिलने वाली है जाकर के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई जो होती है वो केवल आर्थिक होता है कि आप पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और खूब सारे पैसे कमाओ, सिर्फ इसलिए एजुकेशन नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें कि पर्याप्त जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, ये सही है कि इसने लगभग वही रूप धारण कर लिया है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा हावी हो जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा हमें दो प्रकार से मिलती है। दो प्रकार की शिक्षाएं होती हैं और इनकी दो प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं। पहली शिक्षा होती है जिसे हम कहते हैं संस्थानात्मक शिक्षा, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, ठीक है। दूसरी होती है समग्र शिक्षा, ठीक है, यानी इसे लाइफ एजुकेशन कहते हैं जिसे हम। तो सैद्धांतिक शिक्षा और संस्थान शिक्षा, इंसान के लिए दोनों ही प्रकार की शिक्षाएं बहुत जरूरी हैं। अगर इन दोनों में से एक भी शिक्षा आपकी छूट जाती है तो ये मान के चलिए कि आप सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से कोई ना किसी एक क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे। तो इस बात को समझने के लिए आप समझिए, वही मैंने कहा दो डेफिनेशंस होती है। जो एक समग्र डेफिनेशन है, बड़ी डेफिनेशन क्या कहती है? बड़ी डेफिनेशन आपसे कहती है लाइफ इज एजुकेशन, कि जीवन ही आपका पूरा का पूरा शिक्षा है। बच्चा जब खड़ा होना सीखता है, जब वो गिरता है तो वहां से उसका एजुकेशन शुरू होता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बातें सीखता रहता है। इसी को हम कहते हैं समग्र विकास, जो हमें समाजीकरण से मिलता है, सोशलाइजेशन से मिलता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, जो हम सब लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पर्टिकुलर कोई कोर्स ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स में हम पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ाई करते हैं, फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम देते हैं और वहां से कोई पर्टिकुलर डिग्री या उपाधि हमको मिल जाती है जो हमारे नाम के साथ लग जाती है। कोई दस्तावेज हमको मिल जाता है जो हमें प्रमाणित कर देता है कि हाँ भाई ये इस प्रकार के व्यवसाय के लिए व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने जो बात करी कि सामाजिक, अब हम इसके प्रभाव के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको बता देता हूं कि क्या प्रभाव होता है इसका। जैसे कि सांस्कृतिक उन्नति के लिए कैसे ये उपयोगी है, शिक्षा सांस्कृतिक उन्नति के लिए कैसे उपयोगी है, इसका उदाहरण आप समझिए इजराइल। हम लोगों ने इजराइल नाम की कंट्री का नाम सुना हुआ है। इजराइल एक यहूदियों का देश है, ठीक है, ज्यूश कंट्री है। ज्यूश को वर्ल्ड में हर जगह मारा गया, हर जगह, चाहे जर्मनी हो चाहे और बाकी देश हैं, वेस्टर्न यूरोप के जितने देश थे वहां इन सबको मारा गया। बहुत मेहनती लोग होते थे ये, दरअसल में इतने हार्डवर्किंग लोग थे कि इन लोगों ने क्या कर, जहां भी रहते थे वहां धीरे धीरे पूरा कब्जा ही कर लेते थे। तो भाई दूसरी कम्युनिटी है वो देखती थी इन्होंने हमारे राइट्स पे कब्जा कर लिया, तो मारपीट हो जाती थी, मारपीट के बाद इनको निकाल दिया जाता था। एट द एंड जब ये लोग इजराइल में आए और इजराइल में आके इन्होंने पूरी दुनिया को, मतलब सारी दुनिया के ज्यूज को बुलाया, इन्होंने कहा हमारा देश, यहूदियों का जो देश है वो इजराइल है। इजराइल में जब ये लोग आए तो सबसे पहले इजराइल, फिलिस्तीन से जब इजराइल अलग हुआ 1948 में, इंडिया के आजाद होने के एक साल बाद हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए बुक्स बनाई। उन्होंने कहा ऐसी बुक्स बनाओ जिसके अंदर इजरायली कंटेंट हो, हमारी हिस्ट्री हो और हमारे बच्चों को पूरी की पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड करवा दी जाए, ठीक है। यानी बेसिक जो है इंसान को उन्होंने 5th क्लास तक का जो स्ट्रक्चर था, प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे उन्होंने सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड किया, सिर्फ कल्चर डेवलपमेंट पर डिपेंड किया। उन्होंने कहा अगर बच्चा यहूदी बन गया, इसके दिल और दिमाग में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना समाज, अपना राष्ट्र बस गया, तो ये उसकी उन्नति के लिए अपने आप ही कुछ भी करेगा। फिर जब बड़ा हुआ सेकेंडरी एजुकेशन में धीरे धीरे इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई और फिर हायर एजुकेशन में वहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा कल्चरल पढ़ाई नहीं होती। वहां के हायर एजुकेशन में पीएचडी में, रिसर्चेस में क्या होते हैं, सारी की सारी इकोनॉमिक स्टडी, जिससे कंट्री को टेक्नोलॉजी का फायदा, यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उस देश को मिल सके। लेकिन अल्टीमेट उन्होंने बेस कहां से बनाया, उन्होंने अल्टीमेट बेस अपना बनाया अपना कल्चरल डेवलपमेंट को। उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को यूज किया अपने कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा आपको दिखता होगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, राजनीतिक चेतना किस प्रकार से आती है शिक्षा से, इसका आप उपयोग समझो। जापान इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जापान के ऊपर वो जो बम वगैरह फेंक दिए गए थे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो उसके बाद से तो वर्ल्ड हमें पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ यूएसएसआर हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया, कंट्री डिवाइडेड हो गई। और जापान खुद भी उस वक्त अमेरिका के ग्रुप के अंदर जाके अटैच हो गया था। उस वक्त यूएसएसआर को उसने बाइकआउट कर दिया था। लेकिन इस पूरे के बावजूद भी जापानीज लोगों ने अपनी बुक्स के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ अपनी पब्लिक में वो अवेयरनेस जलवा के रखी या जगा के रखी कि आप कुछ भी हो जाए, एट द एंड कुछ भी हो जाए, हम आज
यूनाइटेड नेशन की मजबूरियों में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरियों में जा करके हो सकता है हमें अमेरिका के साथ मिलना पड़ रहा हो, लेकिन हमारी जो राजनीतिक सोच है वो अमेरिका के खिलाफ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है अपने को हमेशा। और आप देखो आज भी उनके साथ वहां के सरकारें भले बहुत अच्छे रिलेशन शो करती हो, लेकिन वहां की अगर आप वहां पे 70s के दौर में जो भूकंप आया था उसकी आप कहानी सुनोगे कि जब अमेरिका वालों ने वहां संतरे भेजे एज अ हेल्प कि कंट्री में भूकंप आ गया, तो उन्होंने जो ऑरेंजेस भेजे वहां पे, उन लोगों ने मार्केट में खरीदने से मना कर दिया उस चीज कि अमेरिकन चीजें हम नहीं खरीदेंगे। सरकार ने कई बार अपील किया कि ये ऐसा नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड में जुड़ गई है, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे पास प्रेशराइज है, पूरियां हैं, लेकिन पब्लिक ने बेसिकली उस कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा था जो एजुकेशन की हेल्प से आई थी। उसका बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दूंगा, फिर हम बात में आगे बढ़ लेंगे। बेसिकली हम लोगों ने अभी रामायण देखी होगी टीवी पर, हम लोग टीवी पर रामायण आ भी रही है, आजकल रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है। आप इस एरा को इस तरीके से समझो कि जब तुलसीदास की रामायण, तुलसीदास ने मतलब सॉरी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उसके बाद से जब ये नया सेशन आया अशोक का कलिंग, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था हिंदुस्तान में और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ सब जगह पे, तो उसके बाद इंडिया के अंदर से जो कल्चर इंडिया का था, राम का, कृष्ण का, आप समझो सारा कल्चर खत्म हो गया था, लगभग सारा कल्चर खत्म हो गया था। ठीक है, तब और मुगलों के काल तक ये सारा कल्चर खत्म रहा है हिंदुस्तान में। आप यकीन नहीं मानोगे, हिस्ट्री में आगे तो राम वाम को टाइम पे लोग भूल चुके थे कि हु इज राम, हु इज कृष्ण एंड ऑल दैट, सारा इंडियन कल्चर गायब हो चुका था। तब इसको दोबारा क्रिएट करने वाले जिस इंसान का नाम था, उनका नाम था तुलसीदास। तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास अकबर के टाइम के राजा थे। सोचो, मुगलों का राज आ गया, बाबर चला गया, बाबर के बाद लोधी, फिर उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जाने के बाद जो अगला पर्सन आया यानी कि अकबर जो आया, अकबर के राज में आए कौन? अकबर के राज में आए आपके तुलसीदास जी। उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, और रामचरितमानस आप सब लोग जानते हो आज के टाइम पे एक लेजेंडरी बुक है। रामचरितमानस ने इंडियन कल्चर को दोबारा से जनरेट कर दिया। आज हिंदुस्तान में कभी किसी घर में होता है ना, आप कहते हैं रामायण होने वाली है, ऐसा तो रामायण नहीं होती, ओरिजिनली में रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि आप एजुकेशन की हेल्प से किस तरह से रिवॉल्यूशन ला सकते हो, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ला सकते हो, कल्चरल रिवॉल्यूशन ला सकते हो, सोशल रिवॉल्यूशन ला सकते हो। लेकिन अब जो प्रॉब्लम मेन जो आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है, पहली बात तो हम लोग कल्चर हो या पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इन सब टॉपिक्स को हम लोग वेस्ट ऑफ द टॉपिक समझते हैं, है ना। आप किसी से बात करोगे बहुत देर तक तो उसको लगे क्या फालतू की बातें हो रही है। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, और उसकी इस पढ़ाई का मतलब डॉक्टर क्यों बने? क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, कमाई बहुत ज्यादा है। लाइक आप यानी कि पूरी की पूरी एजुकेशन जो है वो आज केवल एक एजुकेशन मतलब इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में फंस के रह गई है। हम आर्थिक दृष्टिकोण को इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया है कि कहीं ना कहीं उसके जो राजनीतिक दृष्टिकोण थे, उसके सामाजिक दृष्टिकोण थे, या सामाजिक जो प्रभाव होने वाला था, उसको हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया उस पूरी की पूरी चीज। अब ये चीज नकारी ना जाए तो मैं जो हमारी आजकल की जनरेशन है जब वो पढ़ाई करती है, मैं दो चार छोटी छोटी बातें बोल करके अब अपनी बात खत्म कर देता हूँ। हमें जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं, हम जब कॉलेजेस में जाते हैं, जो हम लोगों में से एजुकेशन हो पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप ये कुछ भी हो, आप प्रोफेशन कोई भी हो, तो आप उस पढ़ाई के अंदर किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात आप अपनी एजुकेशन शुरू करते वक्त इस बात को लेके क्लियर रहे कि आपकी एजुकेशन में पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट सारे होने चाहिए। यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर राजनीतिक पक्ष भी हो, सामाजिक पक्ष भी हो। ऐसा ना हो कि भाई मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, कोई मरता है मरे, कोई पार्टी जीते। ऐसा बिहेवियर जो है, फिर आपके पढ़े मतलब आपके इंजीनियर होने का फायदा क्या है, आपके डॉक्टर होने का फायदा क्या है, आपके लॉयर होने का फायदा क्या है, जब आपकी इकोसिस्टम, आप अपनी कंट्री के इकोसिस्टम को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये मान के चलो आपका जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें वेस्ट है। ठीक है, अगर आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं सिर्फ किसी भी कारण से, तो आप समझिए कि आप अपनी एजुकेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे आप उसके साथ। तो एजुकेशन का सबसे पहला जो मोटिव हमारा होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन के अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। हो सकता है प्रायोरिटी हमारी किसी एक तरफ हो, ये हो कि हाँ भाई मैं इंजीनियर हूं, मेरा मेन काम है पैसा कमाना, मैं कंपनी में जाऊंगा, वहां काम करूंगा, वहां से आऊंगा, परिवार को पालूंगा, मेरे पास समय नहीं है कि मैं रोज जाके आंदोलन करूं।
लेकिन हाँ, ये जरूर होनी चाहिए कि एक राजनीतिक सामाजिक चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम समझ सके कि हमारे समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इसीलिए तो पॉलिटिक्स में आप लोग सब लोगों को वोट डालने का राइट क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है। Okay, if arts is good stream after 10th, if I want to crack UPSC exam, सुमित जी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में इसका आंसर देता हूँ इस क्वेश्चन का। मैं बस छोटी छोटी इन्हीं बातों के ऊपर आता हूँ सारी की सारी। पहली बात तो आप अपनी एजुकेशन के लिए जब भी जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आर्ट्स अच्छी है कि नहीं अच्छी है। पहली बात तो अपनी एजुकेशन का आपका एम क्लियर होना चाहिए कि प्रायोरिटी किस एम की है। मैं नॉलेज के लिए पढ़ने जा रहा हूँ या मैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। लाइक अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा ही कमाना है, तो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। आपको अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जाए तो उसके लिए सबसे पहला मोटिव होता है तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अलग रखना पड़ता है साइंस स्ट्रीम के लिए तो। और आप उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई पॉलिसी मतलब ऐसा हो जाए कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती रह जाए और मैं नॉलेज भी गेन कर लूं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? पहले आप देखो कि इस स्ट्रीम में पर्टिकुलर दूर तक, यानी मैं पीएचडी लेवल तक जाने वाला हूं, तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? आज के टाइम पे एजुकेशन में इतनी अच्छी अच्छी स्कीम चल रही हैं कि आप अपने परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाले बिना, परिवार पर बर्डन डाले बिना भी आप चाहें तो अपनी इकोनॉमी मतलब अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी एक व्यवस्था आज बना दी गई है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार से बोलें कि भाई साहब घर बेच दो, जमीन बेच दो, मुझे किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में डाल दो, इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दो, तो तभी मैं जाके बड़ा कामयाब हो पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो एजुकेशन मैंने बताया ना है किस लिए? आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए। जिस एजुकेशन के बदले में आपका परिवार कर्ज में दब जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो एजुकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एजुकेशन होने वाली है। इसीलिए एजुकेशन से पहले अपना एम क्लियर रखिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, अपनी एजुकेशन से मैं करना क्या चाहता हूँ। करूंगा तो सब कुछ वैसे, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में क्या करना चाहता हूँ। जैसे भाई साहब ने पूछा कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, उसके बारे में बात करते हैं जी कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? अपनी कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हाँ मेरी काबिलियत ये है और मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये पहले मान लेना और उसके बाद चीजों को जज करना, ये काफी सेकंड पॉइंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने वही कहा परिवार की क्षमता चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, और आपकी अपनी क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपके परिवार की आर्थिक क्षमता, ये दोनों जिस सीमाओं तक आपको अलाउ करें आप उस एग्जाम तक जाइए, मतलब उस लेवल पे जाके तैयारी कर सकते हैं। और बस मुझे ये कहना है। दूसरी बात सुमित यादव जी ने कहा कि इज आर्ट्स इज गुड स्ट्रीम आफ्टर 10th इफ आई वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम। देखिए अगर यूपीएससी का लास्ट 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, तो यूपीएससी का लास्ट का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के कहता है कि 10 साल में साइंस वाले बच्चों ने ज्यादा एग्जाम वहां क्रैक किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि हाँ आर्ट्स एक बहुत अच्छी स्ट्रीम होती है क्योंकि ज्यादा वेटेज होती है इसके अंदर। ठीक है, आर्ट्स इनफैक्ट आर्ट्स लेकर के कुछ अगर यूपीएससी आपको क्लियर करना है, यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेजुएशन का जो टॉपिक होगा। यानी ग्रेजुएशन में जिसमें आप ग्रेजुएशन करने वाले हो ना, वो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगर जैसे लोग, आप पहले उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है बेसिकली। ध्यान रखो ग्रेजुएशन जब भी आप करते हो तो किसी ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करो जिसे पढ़ आप एंजॉय कर सको। ठीक है, वो मैंने बिल्कुल ब्रिजभूषण मिश्रा सही कह रहे हैं, स्ट्रीम डजंट मैटर, स्ट्रीम का कोई मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ पर अभी भी कहा कि ग्रेजुएशन का जब यूपीएससी का जो पहला पार्ट का एग्जाम आता है, फर्स्ट पार्ट के एग्जाम में सारी बातें रहती हैं, साइंस भी रहेगी, कॉमर्स भी रहेगी, अकाउंट्स बिजनेस तक रहता है उसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैटर ही नहीं करता स्ट्रीम कौन सी है। जो आपका कॉलेज का कोर्स होगा, यानी जब आप सेकंड एग्जाम में जाते हो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है आपकी, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए उसको सेलेक्ट करते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा सब्जेक्ट लो जिसको आप एंजॉय कर सको, जिसको आप एंजॉय करना जानते हो। और दूसरी बात है कि यूपीएससी की तैयारी जो है, तैयारी से ज्यादा आपकी जो एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी बातें थी बस, और आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, यही शुभकामनाएं है मेरी। और मनोज जी, प्रमोद मिश्रा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया यहाँ पर सबको इकट्ठा करने का, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बस मेरी बात यहीं पे खत्म हो जाती है।
आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुमित यादव जी, मैंने आपको बताया आईएएस वगैरह की कोचिंग के लिए आप अगर चाहें अभी से तैयारी करना चाहें तो पहली बात आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए अपने अंदर, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना, दोनों बातों का समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और कॉलेज स्ट्रीम ज्यादा डिपेंड करती है बजाय की क्लास की स्ट्रीम। स्कूल स्ट्रीम मैटर नहीं करता इतना ज्यादा, लेकिन कॉलेज का स्ट्रीम बहुत ज्यादा मैटर करता है। कॉलेज में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इसके ऊपर आपका यूपीएससी। और कुछ पूछना चाहता हूँ कोई भी विषय? और अगर आपको बहुत दूर तक जाना हो तो आप अब तो गवर्नमेंट ने जेआरएफ नेट्स वगैरह की फेलोशिप वगैरह बढ़ा दी है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना हो बहुत आसान है आज के टाइम पे बनना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा प्रोफेसर वगैरह बनना चाहता हो तो वो आई थिंक सबसे आसान काम है आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी अमाउंट में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है आप लोगों को। Sir, but if we take the UPSC syllabus, na history, civics, geography are mentioned as an important subject. नहीं, important subject में mention किया जाता है, इसमें ये mention subject तो वही बातें mention की जाती है। कई बार आप पहले आप क्या कीजिएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में इनमें क्या होता है, कंटेंट में वो टॉपिक वाइज होता है, इनका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आती कहाँ तक, 10th या 12th लेवल तक की आती है, ठीक है। तो 12th लेवल तक की तो आपको चीजें पढ़नी ही पड़ेगी सारी की सारी, चाहे वो मैथ्स हो, बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, या साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, इंग्लिश हो, ये सारी बातें तो बेसिक लेवल की है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम आर्ट्स लोगे तभी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ, लेकिन हाँ आर्ट्स लेने के बाद आपके पास एक एज रहता है, कहने का मतलब ये है। हायर स्टडीज के लिए दिल्ली में क्या ऑप्शन है, हायर स्टडीज के स्पेशली फॉर द विलेज एरिया यूथ टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, देखिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिल्ली के अंदर है, ठीक है। आप देखिए दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं या और भी अब जो कॉलेजेस हैं, पहले क्या होता था, पीएचडी के लिए आपको यूजीसी नेट या वगैरह का एग्जाम होता था। अब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपने खुद की भी एग्जाम निकालती हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर, बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे पहली चीज जो आपके अंदर चली है वो क्वालिटी। अगर आप विलेज में सफर करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी पढ़ाई करें कि आपके पेरेंट्स के ऊपर भी वो बर्डन पड़ जाए, ठीक है। तो अगर आपको आईआईटीज, आईआईएम्स वगैरह इसमें जाना है तो आपको लोन वगैरह मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फर्दर अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप पहले तो अपने अंदर क्वालिटी जनरेट कीजिए, ताकि आप दिल्ली में अगर आए तो आप सर्वाइव कर सकें। दिल्ली के अंदर समझिए कि एक एजुकेशन का हब है, यहाँ पर एजुकेशन आपको मिलेगी भी, एजुकेशन से आपकी इनकम भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि अपने अंदर थोड़ी सी क्वालिटी जनरेट करनी है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर आपकी कमांड, सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो ये मान के चलिए विदाउट एनी फर्दर बर्डन, आपके बिना अपना कोई बर्डन डाले अपनी फैमिली के ऊपर, आप यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसा हो गया है अब कि आप पीएचडी के अंदर, दिल्ली के अंदर पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है, नॉर्मल कॉलेज की स्कॉलरशिप, आप कोई नेशनल लेवल का एग्जाम पास नहीं भी करोगे तो भी पीएचडी के अंदर दिल्ली की स्कॉलरशिप 15,000 के आसपास है। और अगर आप पीएचडी लेवल पे जेआरएफ वगैरह का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो दिल्ली के अंदर 32,000 जेआरएफ है, एसआरएफ के बाद 35,000 मिलने लग जाता है, यानी एक महीने के 32,000 रुपए मिलेंगे आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, अगर आप पीएचडी करते हो तो। Is it possible that I can study PCB in 10th and 12th and after 12th for graduation? हाँ पॉसिबल है, ये बिल्कुल बहुत आसान है। इन तक तो ये देखो, अगर आपके पास पीसीबी है तो इसका मतलब आप कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी। दिल्ली के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीसीबी लेने का यही फायदा होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में एंटर कर सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, किसी भी एग्जाम में जा सकते हो। एडमिशन के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, देना पड़ता है? देखो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको छोटे लेवल से कई सारे एग्जाम बता देता हूं। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए फैमिली कंडीशंस होता है, कुछ परिवारों की इतनी अच्छी नहीं होती तो उनके लिए 10th के बाद ही एग्जाम होते हैं। लाइक दिल्ली के अंदर दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर कॉलेज बहुत ज्यादा है, किसी भी और स्टेट के पास जाओगे
तो उसके पास इतने कॉलेज है, इतने ऑप्शन नहीं होते जितने दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास 5 गवर्नमेंट कॉलेज है और आई थिंक 6000 के आसपास सीट है। तो एक थोड़ी सी भी अच्छी रैंक लाने पर क्या है, यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है आपको, ठीक है। और दिल्ली के जो कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्कोर मतलब इनका प्लेसमेंट बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर। और फीस भी इनकी केवल 6000 है, 6000 रुपए एक साल की है वो भी। और उसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको साल के 10,000 रुपए मिलते हैं, यानी 6000 आपकी फीस होगी, 10,000 रुपए कम से कम आपको मिला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद नहीं, आप 12th के बाद की बात करते हैं तो 12th के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो 12th के बाद ही, पहले होता था ग्रेजुएशन करो, LLB करो, आज भी ऑप्शन है, लेकिन एक क्लैट का एग्जाम अब आता है। 12th के बाद आप चाहो तो क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। वो क्लैट का एग्जाम कोई भी दे सकता है, PCB वाला भी दे सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है क्लैट का एग्जाम। तो क्लैट का एग्जाम 12th के बाद होता है। 12th के एग्जाम के बाद आप क्या कर सकते हो, क्लैट का एग्जाम दो। अगर आपका क्लैट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और 5 साल के बाद वहीं से आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, वहीं से आपकी LLB मान ली जाएगी और आप एक एडवोकेट बनोगे। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, बहुत बड़ी रेपुटेशन है। और अगर आप उसके बाद ग्रेजुएट मतलब इसके बाद IITs के, JEE मेंस के एग्जाम आप जानते ही हो, कई एग्जाम ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको डिजाइनिंग में उनका बहुत ही इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप डिजाइनिंग में, क्राफ्टिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो ये NIFT का एक एग्जाम आता है, एक ऐसी इंजीनियरिंग होती है, फैशन टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो फैशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो IITs या बाकी इंजीनियरिंग थोड़ी अलग होती है। तो इसके लिए 2 नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, NID और NIFT। NID मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग और NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट यहाँ पर आते हैं। तो आप इनको भी चाहो तो। बट आर्ट्स लेने के बाद ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैंने बताया कि ऐसा कुछ जॉब, देखो जॉब आप समझते किसको, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जॉब आप समझते किसको, आपकी मेंटेलिटी का मतलब जॉब क्या है। जॉब का मतलब नौकरी है कि मैं जाऊं किसी पोजीशन पे बैठ जाऊं तो वो मेरे लिए जॉब है, या फिर आप जॉब ये समझते हो कि जॉब का मतलब कोई इकोनॉमिक हेल्प है, मतलब मैं कुछ सर्व करूं और सामने से मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो अगर मैं कुछ सर्व करूं और मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो समझ लो ये बात कि आप कोई भी ब्रांच लो, मैंने कहा ना अगर ब्रांच के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है। दिल्ली के अंदर ह्यूमैनिटीज के ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिया सराय में UPSC की कोचिंग देते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यही आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लोग। कोई हिस्ट्री पढ़ाता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, और उनकी सैलरीज आप यकीन नहीं मानोगे किसी IAS ऑफिसर से ज्यादा होती है। IAS ऑफिसर से ज्यादा सैलरी है उनकी। कहने के लिए क्या है, कोचिंग देते हैं। तो जॉब कहने के लिए कोई प्रोफेशनल जॉब तो नहीं है, लेकिन जिसको आप जिस चीज के लिए आपके जॉब करने का जो मोटिव होता है वो काफी अच्छा पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेने के बाद ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। इनफैक्ट आर्ट्स लेने के बाद मैं ये कहूंगा कि मतलब सब जगह ऑप्शंस होते हैं। आपके अगर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो आपको जॉब्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप जो पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, बस ये मेन टॉपिक ये है। आई थिंक वी आर डन। चलिए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिर मैं भी, ईश्वर आप सभी को कामयाब बनाए, सफल बनाए, सुखी बनाए। और प्रमोद मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया भी और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू अभय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो आज आपने ज्ञान लोगों के साथ में बांटा, वाकई में उसकी बहुत जरूरत है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगर किसी के पास में कोई क्वेश्चन होता है तो हाँ जी, तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हम लोग ऑफलाइन डिस्कशन कर सकते हैं उसका, और अगले सेमिनार का जल्दी हम लोग आपके साथ सूचना शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।